हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। अपने पिछली क्लास में राज्यपाल का टॉपिक जो है स्टार्ट किया था। राजस्थान की राज व्यवस्था की एक सीरीज हम शुरू कर रहे हैं जो कि लाइब्रेरियन एग्जाम के लिए और इसके अलावा आरपीएससी के जितने भी जो एग्जाम रहेंगे उसमें अपने जो है राजस्थान की राज व्यवस्था का जो पार्ट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इस सीरीज में सबसे पहले अपने राज्यपाल टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे। पिछली क्लास में अपने राज्यपाल के बारे में जो बातें थी उस पर चर्चा की थी। अभी स्टार्ट करेंगे आगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा इसका रिवीजन कर लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं अपन। मैंने आपको समझाया था कि जो राज्य कार्यपालिका होती है, राज्य कार्यपालिका जो है कि जो प्रमुख पार्ट है उनमें से सबसे बड़ा जो पदाधिकारी व्यक्ति रहेगा जिसका नाम रहेगा, अपन नाम रखेंगे क्या, राज्यपाल। और दूसरा जो व्यक्ति रहेगा मुख्यमंत्री। और तीसरा अगर मैं बात करूं राज्य मंत्री परिषद। और उसके बाद में मैं बात करूं तो महाधिवक्ता। ये राज्य कार्यपालिका के अंतर्गत अपने को देखने को मिलेंगे। सबसे पहले अपने बात की थी, टॉपिक अपना था कौन सा, राज्यपाल। और राज्यपाल टॉपिक पर मैंने आपको बताया था कि जो राज्यपाल है इसकी जो पद की विशेषता है, यानी इसकी जो पद की जो विशेषता है वो मुख्य कौन कौन सी रहने वाली है। मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि जो राज्यपाल जो होता है वो राज्य का सबसे बड़ा, राज्यपाल जो है राज्य का सबसे बड़ा संवैधानिक पदाधिकारी होगा। इसके अलावा राज्य कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका का अध्यक्ष, या आप इसको क्या बोल सकते हो, प्रमुख बोल सकते हो। लेकिन हमारे यहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था है जिसके कारण हम राज्यपाल को राज्य कार्यपालिका का नाम मात्र अध्यक्ष भी कहते हैं, नाम मात्र अध्यक्ष के नाम से भी अपन जानते हैं। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है राज्य कार्यपालिका के अंतर्गत, कि यहां से क्वेश्चन आता है कि राज्य कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष, यानी आप इसे वास्तविक अध्यक्ष किसे कह सकते हो, किसको मान सकते हो। वास्तविक अध्यक्ष की मैं बात करूं वो मान सकते हैं अपन किसको, के मंत्री को। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताई थी कि राज्यपाल जो होता है इसकी जो भूमिका होती है वो दोहरी भूमिका होती है। यानी इसकी जो भूमिका है कैसी देखने को मिलेगी, दोहरी भूमिका। और दोहरी भूमिका की मैं बात करूं तो किस प्रकार रहेगी, एक तो होगा राज्य के प्रमुख के रूप में, एक तो अपन क्या कहलाएंगे, तो क्या कह सकते हैं, राज्य का प्रमुख, यानी राज्य का संवैधानिक प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख। तो अभी अपन बात कर चुके हैं कि इसको अपन राज्य का संवैधानिक प्रमुख बोलेंगे। और दूसरा ये केंद्र सरकार का क्या होगा, यानी केंद्र सरकार का अपन क्या बोल सकते हैं, केंद्र सरकार का प्रतिनिधि। दूसरा अपन इसको क्या बोल सकते हैं, केंद्र सरकार का प्रतिनिधि। ये दो तीन प्रकार से इसकी जो मुख्य विशेषता है एग्जामिनर क्या करता है, स्टेटमेंट के माध्यम से पूछ लेता है। थोड़ा सा इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा मैंने आपको क्या समझाया था, इसके अलावा सबसे पहले मैंने इसके संवैधानिक प्रावधान में अनुच्छेद जो है 153 उस पर अपने बात की थी। और मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद जो 153 है, आर्टिकल 153 में आपको ये लिखा हुआ मिलता है कि एक राज्यपाल होगा, यानी प्रत्येक राज्य में एक व्यक्ति क्या होगा, राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक
राज्य में एक राज्यपाल होगा, और बाद में इसमें संशोधन किया गया। आर्टिकल 153 में क्या किया गया? संशोधन किया गया। और संशोधन आप लोगों को बताया था कौन सा था? 7वां संविधान संशोधन 1956। और इस संशोधन के माध्यम से यह प्रावधान कर दिया कि एक व्यक्ति जो है वो दो से अधिक राज्यों में क्या कर सकता है? कार्य कर सकता है। यहां तक अपने चर्चा कर चुके थे। अब अपन बात करेंगे अगला आर्टिकल, जो कि राज्यपाल के संवैधानिक प्रमुख में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन भी पूछता है। अनुच्छेद 154, ध्यान देना है आप लोगों को अनुच्छेद 154 के बारे में। देखो साथियों, इसमें सीधा लिखा हुआ है कि राज्य की कार्यपालिका का मतलब जो प्रशासन चलाने की जो शक्ति है, या राज्य शासन चलाने की जो शक्ति है, सारी की सारी इस आर्टिकल के अनुसार राज्यपाल में निहित होगी। यानी 154 में स्पष्ट लिखा है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। राज्यपाल में निहित होगी, ठीक है, राज्यपाल में निहित होगी। तथा राज्यपाल इस शक्ति का, यानी राज्यपाल इस शक्ति का या तो खुद प्रयोग करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इसका प्रयोग करवाएगा। राज्यपाल इस शक्ति का स्वयं प्रयोग करेगा या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इसका प्रयोग करेगा, ठीक है। यानी यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि कार्यपालिका शक्ति का जो प्रयोग है वो राज्यपाल क्या करे? स्वयं करे। कि कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? राज्यपाल में निहित है। और इस शक्ति का प्रयोग वो खुद करे, या फिर इसके पास एक ऑप्शन और है कि वो अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करवाए। प्रशासन या तो खुद चलाए या अपने अधिकारियों के माध्यम से चलाए। अब हमारे देश में, हमारे संविधान के अंदर संसदीय शासन व्यवस्था का प्रावधान है। और संसदीय शासन व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यहां पर जितने भी जो प्रशासन के संचालन करने में या राज्य के कार्य संचालन में तो मुख्य भूमिका होती है वो राज्य मंत्री परिषद की होगी। का मतलब ये हुआ कि यहां पर राज्यपाल की सभी कार्यपालिका शक्ति है का प्रयोग राज्य मंत्री परिषद के द्वारा किया जाएगा। यहां पर अधीनस्थ अधिकारियों का जो तात्पर्य है यही निकल के आता है कि यहाँ अधीनस्थ अधिकारी का अर्थ हुआ कि वह अपनी शक्ति का प्रयोग राज्य मंत्री परिषद के माध्यम से कंप्लीट करेगा। और आगे जाकर आर्टिकल 164 में स्पष्ट भी कर दिया गया है और ये लिखा हुआ है कि राज्यपाल के कार्य में सहयोग करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होगा और कार्यपालिका शक्ति का वो क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां से एग्जामिनर एक प्रश्न पूछता है कि कार्यपालिका शक्ति जो है राज्यपाल में नहीं होगी, इस बात का प्रावधान आपको किस अनुच्छेद में मिलेगा? तो आप आर्टिकल बता दोगे, आर्टिकल 154। लेकिन आपसे वो ऐसे भी पूछ सकता है कि कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राज्यपाल अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा, तो यहाँ अधीनस्थ अधिकारियों का तात्पर्य क्या है? राज्य मंत्री परिषद हो सकता है।
तो राज्य मंत्रिपरिषद होगा। मैं यहाँ पर एक बात लिखना चाहूंगा, अधनिष्ठ अधिकारियों का तात्पर्य या इनका अर्थ जो है आपको क्या देखने को मिलेगा। अर्थ, यहां अधनिष्ठ अधिकारी का जो अर्थ आएगा वो आएगा राज्य मंत्री परिषद। ठीक है, और राज्य मंत्री परिषद जो है वह राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का क्या करती है, प्रयोग भी करती है। और इस बात का प्रावधान जो है आगे हम पढ़ेंगे आर्टिकल 164 में। 154 में आपको यही देखने को मिलेगा। काफी महत्वपूर्ण आर्टिकल है 154, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है। एग्जामिनर यहां से क्या है क्वेश्चन भी लेता है। बात करेंगे नेक्स्ट, अगला जो अनुच्छेद रहेगा अपना, अनुच्छेद है 153 के बाद में अनुच्छेद 155। 155, ठीक है। अब अनुच्छेद 155 है, इसमें है राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में के बारे में लिखा गया है। राज्यपाल की नियुक्ति, संविधान सभा में जब संविधान का निर्माण किया गया, संविधान सभा में राज्यपाल के पद को लेकर काफी विचार किया गया और संविधान सभा में सबसे बड़ी जो किसी बात पर डिबेट हुई वो राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर हुई। अब ये डिसाइड किया जाना था कि राज्यपाल का निर्वाचन करवाएं या फिर राज्यपाल जो है मनोनीत किया जाए या फिर राज्यपाल को केंद्र के द्वारा नियुक्त किया जाए। कि प्रेजेंट में अगर बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो वहां पर राज्यपाल की नियुक्त राज्यपाल का क्या होता है, निर्वाचन होता है। अमेरिका की बात करें, राज्यपाल का निर्वाचन होता है। तो संविधान में जो लगभग प्रावधान जोड़े गए इन्हीं देशों से प्रेरित होकर हमारे यहाँ संविधान में लगभग प्रावधान ये जोड़े गए थे। अब संविधान सभा के बहुत सारे सदस्य ये चाहते थे कि राज्यपाल का निर्वाचन होना चाहिए, लेकिन बाद में तर्क ये रखा गया कि राज्यपाल का निर्वाचन हम नहीं करवा सकते। और निर्वाचन इसलिए नहीं करवा सकते क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ी समस्याएं रहेगी। सबसे बड़ी समस्या रहेगी कि अगर हमने राज्य के अंदर राज्यपाल का निर्वाचन करवा दिया, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में एक टकराव देखने को मिलेगा। टकराव वो इस कारण से होगा, जैसे समझो आप कि सबसे बड़ा पदाधिकारी के रूप में राज्यपाल होगा और संविधान ने स्पष्ट लिखा है कि इस कार्यपालिका शक्ति जो है राज्यपाल में निहित होगी। कार्य करने में वो क्या करेगा, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जो है के बीच में अड़चने पैदा कर देगा, क्योंकि फिर राज्यपाल खुद कहेगा कि मैं भी तो निर्वाचित होकर आया हूं, जनता ने मुझे भी तो चुना है, मैं भी तो जनता के लिए कार्य करूंगा। मुख्यमंत्री भी कार्य कर रहा है, राज्यपाल भी कह रहा है कि मैं करूंगा कार्य। एक बात पर दोनों की सहमति नहीं बनेगी, झगड़े लड़ाई और ये एक जो पद का टकराव देखने को मिल सकता है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये रहेगी कि पहले आप विधानसभा का चुनाव कराओ, फिर राज्यपाल का चुनाव कराओ, अधिक खर्च होगा, समय की बर्बादी होगी। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे कारक थे, कारण थे जिनकी वजह से हम राज्यपाल के निर्वाचन की व्यवस्था नहीं रख सकते। फिर अंतिम रूप से यह निर्णय लिया गया कि जिस प्रकार कनाडा के संविधान में गवर्नर की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, वैसे ही भारत में राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के द्वारा की जानी चाहिए। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि केंद्र सरकार को राज्य की इकाइयों में नियंत्रण करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को भेजना जरूरी था तो राज्यपाल को समय के साथ साथ अपडेट, केंद्र सरकार को समय के साथ साथ अपडेट देता रहे कि जिस भी स्टेट में राज्यपाल जाएगा उस स्टेट की प्रशासनिक और अन्य एक्टिविटी की जानकारी राज्यपाल राष्ट्रपति को भेजता है।
राष्ट्रपति के माध्यम से केंद्र सरकार को इसकी सूचना मिलती रहती है। ये जरूरी हो गया था, इसी वजह से राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो हमने कनाडा के संविधान से प्रेरित होकर शामिल की। भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति का जो प्रावधान है, प्रश्न आता है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है, नियुक्ति का प्रावधान, राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कहां से लिया गया है? कनाडा से। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार, केंद्र सरकार का मतलब हो गया संघीय मंत्री परिषद। केंद्र सरकार का मतलब क्या हो गया? संघीय मंत्री परिषद। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार की सिफारिश पर, केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है। और ये जो नियुक्ति है वो किस अनुच्छेद के अनुसार की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 155 का प्रयोग करते हुए नियुक्ति की जाएगी। अब एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पूछता है कि राज्यपाल की नियुक्ति है वो राज्यपाल के नाम से की जाएगी, लेकिन इस नियुक्ति के संदर्भ में क्या राष्ट्रपति के द्वारा कोई आदेश जारी किया जाता है? हाँ रखना, राष्ट्रपति के द्वारा अपने हस्ताक्षर, अपनी एक मोहर के साथ वारंट जारी करके इनकी नियुक्ति की जाती है। बाकायदा राष्ट्रपति जो है अपने हस्ताक्षर करके इनकी नियुक्ति करता है। इधर लिख देता हूं इस बात को। राज्य राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति का वारंट जारी करता है, में हस्ताक्षर और मोहर लगी होती है। और ये मोहर जो होती है, हस्ताक्षर जो होता है वो किसका होता है? राष्ट्रपति का। के नाम का वारंट जारी किया जाता है और फिर इनकी क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है। अब क्या हुआ, राज्यपाल की राज्यों में नियुक्ति के संदर्भ में तो राष्ट्रपति के द्वारा समय के साथ साथ नियुक्ति की जाती है, तो यहां कुछ परंपराएं जो है वो विकसित हो गई। कहने का मतलब राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में कुछ एक परंपराएं जो है वो हमें देखने को मिल। अब ये जो है परंपराएं हैं, ये संविधान में इनका कोई प्रावधान नहीं है, बल्कि व्यवहार में इनको अपनाया जाता है। और कई बार इन परंपराओं का उल्लंघन भी बहुत बड़े स्तर पर किया गया है। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन आता है कि संविधान के संदर्भ में राज्यपाल का या राज्यपाल की विशेषता के संदर्भ में सत्य कथन छांटिए, सत्य कथन नहीं है, ऐसे कुछ एक प्रावधान देखने को मिले। तो संविधान के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो परंपराओं का उल्लेख संविधान में आपको नहीं देखने को मिलेगा। नियुक्ति के संदर्भ में, नियुक्ति के संदर्भ में प्रमुख परंपराएं। अब ये जो परंपराएं हैं कौन कौन सी है? सबसे पहली परंपरा जो आपको देखने को मिलेगी, ये देखने को मिलेगी कि अगर आप किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कर रहे हो, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लिया जाना चाहिए। ठीक है। इस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, उस
राज्य के मुख्यमंत्री, उस राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लिया जाना चाहिए, परामर्श लिया जाना, कंसल्ट किया जाना चाहिए। अब यहाँ पर ये परामर्श जो लिए जाने की बात हो रही है, 1967 से पहले तक तो मुख्यमंत्री से कंसल्ट किया जाता था, लेकिन बाद से इस परंपराओं को तोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि राज्यों के अंदर विपक्ष की सरकारें आने लगी, केंद्र में अन्य राजनीतिक दल की सरकार है और राज्य में किसी और राजनीतिक दल की सरकार है, तो दोनों में टकराव सा बना रहता था, तो इन परंपराओं को तोड़ा गया था। और दूसरी बात इसमें यह लिखी गई है कि जिस राज्य में अगर कोई व्यक्ति यानी राज्यपाल के पद पर नियुक्त हो रहा है, तो उस राज्य का नागरिक नहीं होना, संबंधित राज्य का मूल निवासी नहीं होना चाहिए। जिस व्यक्ति को राज्यपाल पद पर नियुक्त किया जाता है, वह संबंधित राज्य, वह संबंधित राज्य का मूल निवासी नहीं होना चाहिए, संबंधित राज्य का मूल निवासी न हो। तो ये आपको थोड़ी सी बातें ध्यान में रखनी है। ये परंपराएं हैं, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं बात को, परंपराओं का उल्लंघन किया जा सकता है, परंपराओं का उल्लंघन है वो समय के साथ साथ किया भी गया है। तो आपको ध्यान रखना है, राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में प्रावधान जो किया गया है वो किस अनुच्छेद में किया गया, 155 में किया गया। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान जो है वो किस देश से लिया गया है, तो ये भी ध्यान रखना है, ये कनाडा से लिया गया है। और राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा की जाती है, केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बाकायदा राष्ट्रपति इसके लिए क्या करता है, एक वारंट जारी भी करता है जिसमें हस्ताक्षर और मोहर इसकी लगी होती है। ये कहानी थी अपने किसके बारे में, नियुक्ति के संदर्भ में। हाँ भैया, गुरु पूर्णिमा के समय पर नानक क्लासेस के अपने इस ऐप पर 50% ऑफ चल रहा है। सभी प्रकार की जो टेस्ट सीरीज है, सभी प्रकार के जो हमारे पेड कोर्स है पे 50% ऑफ चल रहा है। तो आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस ऐप पर विजिट कीजिएगा और इनका लाभ उठाइएगा, अपनी तैयारी की परखिएगा। टेस्ट सीरीज जो है वो हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन के हिसाब से चल रही है, हर एक चाहे वो सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, लाइब्रेरियन की हो, खासकर इनकी सबकी टेस्ट सीरीज आपको यहाँ देखने को मिलेगी, वीडियो कोर्स मिलेगा। तो आज गुरु पूर्णिमा के समय आपको इस 50% ऑफ मिल रहा है, तो आप इस पर विजिट जरूर करें। तो हम बात कर रहे थे आर्टिकल 155 की। 155 के बाद में अगला जो अनुच्छेद रहेगा वो हमारा कौन सा रहेगा, अनुच्छेद 156। अनुच्छेद 156 की अगर मैं बात करूं, यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, पदा अवधि के बारे में बात की गई है, यानी कार्यकाल। राज्यपाल की पदा अवधि, ठीक है, यानी राज्यपाल का कार्यकाल। 156 के 3 सब आर्टिकल है, 156(1), 156(2) और 156(3). कई बार एग्जामिनर क्या करता है, इन 3 जो सब आर्टिकल है इनको क्या करता है, एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। कई बार ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से हमसे पूछे जाते हैं, थोड़ा सा इनको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा, पहला पार्ट इसमें क्या लिखा गया कि राज्यपाल राज्यपाल राष्ट्रपति के राज्यपाल राष्ट्रपति के
प्रसाद पर्यंत कार्य यानी प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहेगा। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहेगा। बना रहेगा यानी राज्यपाल जो है, राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो 5 वर्ष के लिए की जाती है और 5 वर्ष के लिए ये अपने पद पर क्या करेगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत का मतलब हो गया राष्ट्रपति के विश्वास पर, ठीक है। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का अगर दूसरे अर्थों में अगर इसका अपने अर्थ निकाला जाए तो इसका मतलब हो गया केंद्र सरकार के विश्वास पर। तो राष्ट्रपति के विश्वास पर अपने पद पर 5 वर्ष तक ये बना रहेगा। यानी राज्यपाल को किसी भी समय कभी भी 5 वर्ष से पहले पहले इसको पद से, राष्ट्रपति है वो किसी भी कारण से पद से बर्खास्त कर सकता है। दूसरा जो बिंदु है इसी आर्टिकल का, ये कहता है कि राज्यपाल जो होगा वो 5 वर्ष के लिए इस पद पर नियुक्त किया जाएगा। यानी कितने वर्ष के लिए नियुक्त किया जाएगा, 5 वर्ष के लिए। लेकिन 5 वर्ष से पहले अपने पद से त्याग पत्र जो है राष्ट्रपति के नाम संबोधित कर सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि राज्यपाल के त्याग पत्र का उल्लेख, त्याग पत्र का उल्लेख जो है वो आपको कौन से आर्टिकल में मिलेगा, 156 के सब आर्टिकल 2 में त्याग पत्र के बारे में उल्लेख मिलेगा। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहेगा और यहां पर लिखना है कि राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्याग पत्र सौंप सकता है। यानी अपना त्याग पत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, पहली बात, राज्यपाल को कौन पद से हटा सकता है, राष्ट्रपति, क्योंकि यह किसके विश्वास पर यानी प्रसाद पर्यंत पर अपने पद पे रहता है, राष्ट्रपति के। दूसरा, राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधन कर से अपना क्या कर सकता है, त्याग पत्र दे सकता है। और तीसरा बिंदु ये कहता है राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाती है, 5 वर्ष के लिए की जाती है यदि राज्यपाल का उत्तराधिकारी पद पर नियुक्त नहीं किया गया है, उस परिस्थिति में वर्तमान राज्यपाल अपने पद पर बना रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक वर्तमान राज्यपाल का कोई उत्तराधिकारी नहीं चुन लिया जाता उस समय तक, यानी नियुक्त नहीं किया जाता, उस समय तक ये व्यक्ति अपने पद पर बना रहेगा। जैसे मान के चलो मैं राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया गया हूं और मैं राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया गया हूं, मैं 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया हूं, मेरा कार्यकाल कंप्लीट हो चुका है 5 वर्ष के रूप में राज्यपाल के पद पर, लेकिन अभी तक कोई नया राज्यपाल नियुक्त नहीं किया गया, तो मैं अपने पद पर कार्यकाल कंप्लीट होने के बाद भी अपने पद पर बना रहूंगा जब तक मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं किया जाता। ठीक है,
तो ये आपको संविधान के अंदर इसके बारे में चर्चा देखने को मिलेगी। अब क्या है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो संविधान के अंदर नहीं लिखी गई, लेकिन फिर भी इनका प्रयोग जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और वो ये है कि राष्ट्रपति एक राज्यपाल को एक राज्य से दूसरे राज्य में क्या कर सकता है, उसका ट्रांसफर कर सकता है। जैसे मान के चलो मैं पंजाब के राज्यपाल में पंजाब के राज्य में राज्यपाल के पद पर नियुक्त हुआ, तो मुझे पंजाब से असम में भेज दिया जाएगा, असम से तमिलनाडु भेज दिया जाएगा। तो मेरा कार्यकाल कंप्लीट नहीं हुआ, उससे पहले कार्यकाल पूर्ण होने से पहले से एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर किया जा सकता है। इसका स्पष्ट उल्लेख संविधान में कहीं नहीं है स्थानांतरण किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना है, लेकिन राष्ट्रपति ऐसा कार्य करता है। प्रश्न आता है यहाँ से कि अगर किसी राज्यपाल को एक राज्य में नियुक्त किया जाता है तो उसे एक राज्य से दूसरे राज्य में जो नियुक्त करने का जो प्रोसीजर है, ये जो कार्य है, वो किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूं कि राष्ट्रपति राज्यपाल का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण कर सकता है। एक तो आपको ये ध्यान रखना, हालांकि इस बात का उल्लेख संविधान में नहीं है, यानी संविधान में उल्लेख नहीं है। ये बातें प्रैक्टिकली व्यवहार में अपनाई जाती है। दूसरा, अगर मेरा मान के चलो राजस्थान में राज्यपाल के पद पर कार्यकाल कंप्लीट हो गया, तो मुझे दोबारा इसी राज्य में राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है या किसी और राज्य में राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। यानी एक व्यक्ति को एक पद पर एक से अधिक बार, यानी कितनी बार भी राज्य के रूप में राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। किसी राज्य में भी नियुक्त कर सकते हैं या किसी अन्य राज्य में क्या कर सकते हैं, उसे कर सकते हैं। आ रही मेरी बात समझ में? मैं यहां लिख देता हूं, यदि राज्यपाल का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है, तो यानी यदि राज्यपाल का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है तो राष्ट्रपति उसे दोबारा उसी पद पर नियुक्त कर सकता है। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि यदि एक राज्यपाल उसी राज्य में कार्य कर रहा है, कंप्लीट हो चुका है कार्यकाल, तो दोबारा उसको उसी राज्य में क्या किया जा सकता है, नियुक्त किया जा सकता है। तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। और एक बात और मैं आपके सामने समझा रहा हूं, और जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी ये रहेगी कि राज्यपाल को राष्ट्रपति कभी भी किसी भी वक्त को पद से बर्खास्त कर सकता है। और इसी को बात को ध्यान में रखते हुए एग्जामिनर क्या करता है, प्रश्न पूछता है। और प्रश्न भी बहुत अच्छा पूछा। प्रश्न ये पूछा है, क्या राज्यपाल को पद से हटाने के लिए किसी विशेष प्रक्रिया का उल्लेख संविधान में है? ध्यान रखना, कोई भी किसी भी प्रकार की विशेष प्रक्रिया का उल्लेख संविधान में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आप उसको किसी भी समय, किसी भी प्रकार से, किसी भी कारण से पद से हटा सकते हो। उच्च आयोग का गठन होता है संविधान के केंद्र और राज्य के संबंध की चर्चा करने के लिए, विचार करने के लिए। उच्च आयोग ने एक बात कही थी अपनी रिपोर्ट में,
उन्होंने कहा कि राज्यपाल को महाभियोग प्रक्रिया से हटाना चाहिए। एक बहुत अच्छा प्रश्न निकल के आता है। इस आयोग के ने यह सिफारिश की कि राज्यपाल को हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाना चाहिए, है पुंछी आयोग ने। मैं यहाँ पर एक बिंदु लिखना चाहूंगा नेक्स्ट स्लाइड पर कि राज्यपाल को संविधान में पद से हटाने की किसी यानी राज्यपाल को पद से हटाने की किसी विशेष प्रक्रिया का उल्लेख संविधान में नहीं है। सॉरी, ऐसे लिखना है इसको। राज्यपाल को पद से हटाने के लिए किसी विशेष प्रक्रिया का उल्लेख संविधान में नहीं है। काफी महत्वपूर्ण बिंदु है, थोड़ा ध्यान रखना। और आयोग जो रहेगा अपना वो कौन सा रहेगा? पूंजी आयोग। पूंजी आयोग ने 2007 में इन्होंने रिपोर्ट दी थी और इन्होंने जो सिफारिश की थी, सिफारिश ये की थी कि राज्यपाल को महाभियोग प्रक्रिया से पद से हटाना चाहिए। राज्यपाल को महाभियोग प्रक्रिया से राज्यपाल पद से हटाना चाहिए। महाभियोग प्रक्रिया से पद से हटाना चाहिए। ठीक है, राज्यपाल को महाभियोग प्रक्रिया से क्या करना चाहिए? उसको के पद से हटाना। ये बात पूंजी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यानी सिफारिश के माध्यम से। उम्मीद करता हूं ये सारे तथ्य आपको समझ में आ रहे होंगे। अब यहां पर राज्यपाल को मनमर्जी से हटाने का सिलसिला काफी समय से चलता था, क्योंकि केंद्र में जो सरकार है अपने पसंदीदा व्यक्तियों को क्या करता है? राज्यपाल के पद पर भेज देता है। अब जैसे ही केंद्र में सरकार का तख्ता पलट हुआ, दूसरी सरकार आई, दूसरी सरकार ने आते ही क्या किया? किसी अन्य राज्यपाल को वहां बिठा दिया और वर्तमान राज्यपाल को पद से बर्खास्त कर दिया। ये क्या हुआ कि संवैधानिक कार्यों में अड़चने पैदा होने लगे। बीपी मंडल बनाम भारत संघ का एक मामला आता है 2010 में, सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चलता है, काफी बड़ी कंट्रोवर्सी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक डिसीजन दिया, निर्णय दिया कि केंद्र सरकार राज्यपाल को मनमर्जी यानी मनमाने तरीके से पद से बर्खास्त नहीं करेगी। अगर आप उसको पद से हटा रहे हो तो उसके लिए आपके पास एक उचित कारण होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि सुप्रीम कोर्ट ने मनमाने तरीके से राज्यपाल को नहीं हटाया जाना चाहिए, ये स्टेटमेंट जो है, ये जो बात है, कौन से मामले में कह दी? बीपी मंडल बनाम भारत संघ मामले में। यहाँ लिखूंगा बीपी मंडल बनाम भारत संघ मामला 2010। और इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, यानी जो सर्वोच्च न्यायालय है उन्होंने जो डिसीजन दिया कि राज्यपाल को मनमाने मनमाने या मनमर्जी से राज्यपाल को केंद्र सरकार अपनी मनमर्जी से पद से बर्खास्त नहीं कर सकती।
यदि राज्यपाल को पद से हटाया जा रहा है, यदि राज्यपाल को पद से बर्खास्त किया जाता है तो उसके लिए आपके पास एक उचित कारण होना आवश्यक है। राज्यपाल को पद से बर्खास्त किया जाता है तो उसके किया जाता है के लिए आपके पास उचित कारण होना आवश्यक है। ये बात आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। राज्यपाल के कार्यकाल के संदर्भ में कुछ कंट्रोवर्सी हुई है जिसके बारे में आपको थोड़ा सा भी ध्यान रखना है। ये कहानी थी आर्टिकल 156 के बारे में। अनुच्छेद 156 के संदर्भ में यहां से क्वेश्चन हमसे पूछ लिए जाते हैं, सामान्य प्रकार के क्वेश्चन से जाते हैं। अब बात करेंगे अनुच्छेद 157। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। 157 जो आर्टिकल है इसमें राज्यपाल की योग्यताओं के बारे में प्रावधान है। योग्यताएं या अहर्ताएं। योग्यताएं या अहर्ताओं की बात करें तो राज्यपाल के पद पर जिसे नियुक्त किया जाता है क्या क्या योग्यता चाहिए, वो बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात जो लिखी गई है वो ये है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। यानी जो व्यक्ति राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जा रहा है उससे भारत का नागरिक होना आवश्यक है। आपको सर ये तो सामान्य सी योग्यता, ये तो याद हो जाएगी। यहाँ पर भी एग्जामिनर हमसे गलतियां करवाता है और गलतियां ये करवाता है कि कई बार इन शब्दों से छेड़छाड़ करता है। संबंधित राज्य का नागरिक होना चाहिए, मूल भारतीय नागरिक होना चाहिए, किसी समुदाय या धर्म से संबंधित होना चाहिए। अगर ये शब्द इसके साथ जुड़ते हैं तो ये कोटेशन हमारी जो है यानी सेंटेंस है वो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको थोड़ा ध्यान रखना है, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात है न्यूनतम आयु, न्यूनतम आयु 35 वर्ष, न्यूनतम आयु 35 वर्ष पूर्ण कर चुका होना चाहिए। यानी 35 साल अगर आपने कंप्लीट कर लिए हैं तो आपको राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ न्यूनतम है। कई बार एग्जामिनर यहाँ पर गलतियां करवाने के लिए क्या शब्द जोड़ देता है, अधिकतम। और एज का एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से याद रखना है कि एज का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ से प्रश्न आता है। जैसे कि मैं बात करूं, ये जो आयु है इसको लेकर 18 वर्ष, 18 वर्ष के हुए तो आपको मताधिकार मिलेगा, आप अपना वोट बना सकते हो, वोट डाल सकते हो। अगर आपकी एज 25 वर्ष हो चुकी है तो आप लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हो। अगर आपकी एज 30 वर्ष हुई है तो आप राज्यसभा और विधान परिषद इनका चुनाव लड़ सकते हो। अगर आपकी एज 35 वर्ष हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, तो आप राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के पद पर कार्य कर सकते हो। तो ये आयु का फैक्टर है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना कौन कौन सी आयु पर आप कहाँ काम कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ न्यूनतम है, हर जगह पर क्या लिखा गया, न्यूनतम। अगर आप ये योग्यता कंप्लीट करते हो तो आपको पद पर नियुक्त किया जा सकता है। अब यहाँ से क्वेश्चन एसआई के एग्जाम में पूछा हुआ है कि राज्यपाल की योग्यता के संदर्भ में सत्य कथन नहीं है, उसमें 2 योग्यताएं जोड़ दी गई और 2 शर्तें जोड़ दी गई। पूछा क्या है, योग्यता। तो राज्यपाल के पद के लिए योग्यताएं सिर्फ 2 ही है,
या तो भारत का नागरिक होना चाहिए या न्यूनतम आयु 35 वर्ष पूर्ण कर चुका होना चाहिए। बात करेंगे अनुच्छेद 158। अनुच्छेद 158 में वेतन भत्ते व शर्तें हैं। वेतन भत्ते व शर्तें जो है वो आपको अनुच्छेद 58 यानी 158 में आपको देखने को मिलेगी। अब शर्त कौन कौन सी है, वेतन भत्तों का क्या कॉन्सेप्ट है वो समझिएगा। सबसे पहला पार्ट 158 का जो पहला क्लोज है यानी पहला सब आर्टिकल है, उसमें क्या लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति अगर राज्यपाल के पद पर बैठता है, कोई भी व्यक्ति राज्यपाल के पद पर बैठता है, तो संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। यानी संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि सदस्य है, यदि कोई व्यक्ति यदि कोई व्यक्ति सदस्य है, यदि कोई व्यक्ति सदस्य है, तो राज्यपाल का पद ग्रहण की तारीख से पूर्व पद रिक्त माना जाएगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे मान के चलो मैं वर्तमान में लोकसभा या राज्यसभा का या विधानसभा का सदस्य हूं और मुझे राज्यपाल के पद पर नियुक्त कर दिया गया। मैं जिस दिन राज्यपाल के पद पर शपथ ग्रहण करूंगा, पद ग्रहण करने के बाद उस दिन से मेरा ये जो वर्तमान का पद है वो क्या हो जाएगा, समाप्त माना जाएगा। पहली शर्त तो ये लिखी थी भी आप सदस्य नहीं होंगे। अगर फिर भी आप सदस्य हो तो आप का इस प्रकार से कंडीशन से आपका पद जो है रिक्त माना जाएगा। और दूसरा इस सब आर्टिकल में लिखा गया है कि राज्यपाल के पद ग्रहण करते समय और करने के बाद लाभ का पद नहीं होना। ठीक है, पद ग्रहण राज्यपाल का पद ग्रहण करने के बाद लाभ का पद ग्रहण करेगा। राज्यपाल का पद ग्रहण के बाद लाभ के पद पर न हो। भी जब आप राज्यपाल का पद ग्रहण कर लो तो उसके बाद आप किसी प्रकार का कोई लाभ का पद ग्रहण भी नहीं करोगे। ये दो बातें हैं शर्त के अंतर्गत आर्टिकल 158 में आपको देखने को मिलेगी। और उसके बाद में जो तीसरा सब आर्टिकल है वो बात करता है वेतन भत्तों की बात करता है वेतन भत्तों की कि राज्यपाल के वेतन व आवास और दैनिक भत्ते, इसके बारे में आर्टिकल 158 का जो तीसरा सब आर्टिकल है वो आपको देखने को मिलेगा। वेतन से संबंधित सबसे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। आवास की बात करूं तो राज्यपाल को एक आवास मिलेगा, रहने के लिए घर मिलेगा, कोई किराया नहीं लगेगा, दैनिक भत्ते मिलेंगे, किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं होगी और वेतन भी दिया जाएगा। वेतन का कॉन्सेप्ट आपको समझना है। अगली स्लाइड पर चलते हैं। यहां से भी क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाते हैं, समझिएगा। वेतन, राज्यपाल की अगर मैं वेतन की बात करूं तो वेतन जो है वो अनुसूची 2, सबसे पहला बिंदु, अनुसूची 2 के अनुसार निर्धारण किया जाता है। हाँ, एक दिक्कत होती है यहाँ पर, अनुसूची याद नहीं रहती, इसको ऐसे याद करना, SPOR
TS। स्पोर्ट्स के नाम से याद कर लेना। एस से मतलब हो जाएगा स्टेट, यानी संघ व राज्य, अनुसूची 1 में है। संघ और राज्यों के बारे में उल्लेख है वो अनुसूची 1 में है। पी से पेमेंट यानी वेतन और भत्ते हैं, इसका प्रावधान अनुसूची 2 में है। ओ से ओथ, और ओथ का मतलब हो गया शपथ, और शपथ का प्रावधान जो है वो आपको अनुसूची 3 में देखने को मिलेगा। ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। आर से राज्यसभा, और राज्यसभा की सीटों का आवंटन जो है, राज्यसभा की सीटों का आवंटन है वो अनुसूची 4 में है। टी से ट्राइब्स, और ट्राइब्स का मतलब हो गया जनजाति, यानी जनजातियों के बारे में आपको अनुसूची 5 में देखने को मिलेगा। एस से स्पेशल स्टेट यानी विशेष राज्य, विशेष राज्य अनुसूची है। एस का मतलब विशेष यानी स्पेशल स्टेट। इस प्रकार आप अनुसूची को थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हो। अनुसूची 2 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यपाल के वेतन का निर्धारण किया जाता है। निर्धारण कौन करती है, यही प्रश्न पूछा जाता है। राज्यपाल के वेतन का निर्धारण संसद, संसद के द्वारा वेतन का निर्धारण किया जाता है। वेतन का निर्धारण किया जाता है, एक तो ये ध्यान रखना है। और वेतन जो दिया जाता है वो राज्य की संचित निधि पर भरित वेतन दिया जाता है। यानी आपको जो वेतन जो दिया जाएगा राज्यपाल के पद पर रहते, वो वेतन जो दिया जाएगा वो राज्य की संचित निधि पर दिया जाएगा। और किस प्रकार का वेतन होगा, भरित वेतन होगा। आप कहोगे सर ये भरित वेतन का मतलब क्या होता है? भरित वेतन का मतलब होता है कि जब पदाधिकारियों के वेतन भत्तों के संदर्भ में विधेयक संसद या विधानमंडल में पेश किया जाता है, तो उस विधेयक पर केवल और केवल चर्चाएं होती है। किसी भी प्रकार से मतदान प्रक्रिया से वो विधेयक पास नहीं होगा। केवल सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, चर्चा होगी, मतदान प्रक्रिया नहीं होगी। इस प्रकार के वेतन भत्तों से संबंधित विधेयक जो होता है वो भरित वेतन के रूप में कहलाता है। तो इनका वेतन जो है संचित निधि पर क्या कहलाएगा, भरित वेतन कहलाएगा। और एक बात ध्यान रखना, इनका जो वर्तमान जो वेतन है, वर्तमान वेतन जो है वो 3.5 लाख रुपए प्रति महीना आपको दिया जाएगा। और इस वेतन पर किसी भी प्रकार की कटौती भी नहीं होगी, टैक्स भी नहीं लगेगा, ये भी ध्यान रखना है। कटौती कब होगी, वित्तीय काल में, सॉरी वित्तीय काल में, वित्तीय काल में राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा वेतन में कटौती की जा सकती है, और किसी प्रकार की कटौती नहीं होगी। लेकिन जब आप राज्यपाल के पद पर रहते हुए बाद में रिटायरमेंट ले लोगे तो आपको पेंशन भी दी जाएगी, और यहां से पर्सन पेंशन को लेकर भी पूछा जाता है। पेंशन जो है वो आपको राज्य की संचित निधि पर न देकर बल्कि संसद यानी भारत की संचित निधि है उस पर आपको पेंशन दी जाती है। और वर्तमान यानी तत्कालीन जो वेतन होता है उसका 50% आपको क्या दी जाती है, पेंशन दी जाती है। तो मैं यहां लिख दूं तत्कालीन, तत्कालीन वेतन का 50% पेंशन, और पेंशन भी आपको जो दी जाएगी वो भारत की संचित निधि पर, और ये भी कैसी रहेगी, भरित रहेगी। तो ये कहानी थी राज्यपाल के वेतन के संदर्भ में। तो आर्टिकल 158 का जो तीसरा जो सब आर्टिकल है वो आपको वेतन भत्तों के बारे में बताता है। इसके बाद में आपको मैं एक बात और समझा दूं, आर्टिकल 158 के अंदर एक संशोधन हुआ, और संशोधन करके
एक और आर्टिकल इसमें जोड़ दिया गया, और वो जोड़ दिया गया कौन सा, 158 का तो तीसरा है उसका कै। ठीक है, और अनुच्छेद 158 का जो तीसरा कै है, ये जोड़ा गया 7वां संविधान, 7वां संविधान संशोधन 1956 में। और इसमें यह प्रावधान किया गया कि यदि एक राज्यपाल 2 से अधिक राज्यों में कार्य करता है, तो उनको दिया जाने वाला जो वेतन है, उस वेतन के अनुपात का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, मैं लिख देता हूं। यदि एक राज्यपाल 2 से अधिक राज्यों में कार्यभार संभालता है, तो उसके वेतन के अनुपात का निर्धारण, तो उसके वेतन के अनुपात का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैं राज्यपाल राजस्थान का नियुक्त किया गया और मुझे कार्यभार गुजरात का भी दे दिया गया, तो ऐसा नहीं है कि मैं यहां पर राज्यपाल के पद पर नियुक्त हुआ और बाद में उसमें गुजरात का कार्यभार दिया, तो वहां पर भी मैं 3.5 लाख रुपए लूंगा। मुझे मूल वेतन जो है वो 3.5 लाख रुपए ही मिलेगा, लेकिन उसको अनुपात में डिसाइड कर देंगे कि कौन सा राज्य कितना वेतन अफोर्ड कर सकता है, और इस अनुपात का निर्धारण जो है वो कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। इस अनुच्छेद के अनुसार 158 के जो 3 है उसका सब आर्टिकल कै के अनुसार। तो काफी महत्वपूर्ण बात है इसके वेतन भत्तों के संदर्भ में। तो ये सारी वेतन के बारे में बातें थी। अब इसका आर्टिकल रहेगा 159, और 159 में आपको शपथ के बारे में प्रावधान देखने को मिलेगा। अनुच्छेद 159 और 59 में आपको मिलेगा शपथ या प्रतिज्ञा। अब आपको यह ध्यान रखना है कि राज्यपाल को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, तो थोड़ा समझिएगा। राज्यपाल को शपथ जिस राज्य में नियुक्त किया जा रहा है उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है, मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश क्या कर देगा, शपथ आपको दिलाएगा। बात समझ में आ रही होगी। वरिष्ठ न्यायाधीश आपको क्या कर देगा, शपथ दिला देगा। आपको यह भी ध्यान रखना है, शपथ जो है ये ग्रहण करता है संविधान व विधि के संरक्षण, प्रतिरक्षण, ठीक है, यानी संविधान की और विधि के संरक्षण प्रतिरक्षण की शपथ वो क्या करता है, ग्रहण करता है। और लोक कल्याण, लोक कल्याण की क्या करता है, शपथ ग्रहण करता है। एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि राज्यपाल की शपथ का उल्लेख जो अनुसूची 3 है, 3 में इसकी शपथ का उल्लेख नहीं है। यानी अनुसूची 3 के अनुसार जो प्रारूप निर्धारित किया गया शपथ का, जिसमें पद और गोपनीयता की शपथ ली जाती है, तो राज्यपाल अनुसूची 3 के अनुसार शपथ ग्रहण नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि राज्यपाल पद व गोपनीयता की शपथ ग्रहण नहीं करता। संविधान के संरक्षण प्रतिरक्षण और लोक कल्याण विधि के
संरक्षण की शपथ क्या करता है, ग्रहण करता है। शपथ दिलाएगा कौन, मुख्य न्यायाधीश या फिर उसका वरिष्ठ न्यायाधीश। तो ये बात थी सारी की सारी राज्यपाल के पद के संवैधानिक प्रावधान के अनुसार। बाकी जो सारे जो चर्चाएं रहेगी वो करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। ओके भाई, बेस्ट ऑफ लक।